इस सत्र में फिर से आप सबका स्वागत है। अभी हम 4 ऐसे नायकों को मिलेंगे, उनके जुबानी 26/11 की कहानी सुनेंगे कि जिनकी किसी न किसी रूप में इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कोई ना कोई भूमिका थी। किसी की अजमल कसाब को पकड़ने को लेकर थी, किसी की एनएसजी को लीड करने को लेकर थी, किसी की इस सारे केस को इन्वेस्टिगेट करने में एज अ चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आज हमने उज्जवल निकम जी को सुना, लेकिन उनका केस कोर्ट में खड़ा रहा, वो बेसिक एक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर खड़ा रहा। तो ऐसे 4 नायक हमारे बीच में हैं। मैं उनको प्रोब नहीं करूंगा, मैं उनको प्रश्न नहीं करूंगा। शुरू का कुछ समय हम चाहेंगे कि उन्होंने उस क्षण को, घटनाक्रम को कैसे देखा, और अंत में फिर मैं रमेश महाली जी से पूछूंगा कि एज अ चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्होंने इस घटनाक्रम में क्या पाया। तो मैं गोविंद जी से शुरू करूंगा, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और उसको उन्होंने लीड किया था। तो सर, आपको इस ऑपरेशन के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में क्या पता चला? किस तरह से इसका नियोजन हुआ? क्या दिक्कतें लगी? एक सारा कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंटल लेवल पे, मीडिया का जो रोल था, आपने उसको कैसे हैंडल किया? मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा, कहने को तो बहुत लंबी कहानी है। जिस समय ये मुंबई में घटना हो रही थी तो हम दिल्ली में मॉनिटर कर रहे थे अपने कंट्रोल रूम में। शुरू में आया ये गैंग वॉर है, आस्ते आस्ते हम लोग थोड़े क्लियर होने शुरू हो गए थे अपने आप ही कि ये गैंग वॉर नहीं लगती है, बिकॉज मल्टीपल जगह पे एक्शन हो रहा था। रात के मिडनाइट के करीब हमें होम मिनिस्ट्री से मैसेज आया कि आप लोग तैयार रहें और कितने लोग जा सकते हैं। हमारा एनएसजी में एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, उसे हम कहते हैं अलर्ट स्क्वाड्रन, जो सेल्फ कंटेन्ड होता है। हथियार, एमुनेशन, स्निफिंग डॉग्स, कुत्ते, बॉम्ब डिस्पोजल, कम्युनिकेशन, फाइटिंग ट्रुप्स प्लस सपोर्टिंग ट्रुप्स होते हैं। और फिर जब हमें आदेश मिला हम मूव हुए, क्योंकि जनरली जो है लॉ एंड ऑर्डर लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एनएसजी एक होम मिनिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र है, जब जरूरत हो तभी ही लॉन्च किया जाए। हम एयरपोर्ट पहुंचे, लोड किया, क्योंकि आने में और एयरक्राफ्ट में सामान लोड करने में समय लगता है। हम 5 बजे मुंबई पहुंचे। तो नाम अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक एसपी रैंक के ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमें एयरपोर्ट पे रिसीव किया। तो मैं अपने कुछ ऑफिसर्स को लेके पुलिस कंट्रोल रूम आ गया ब्रीफिंग के लिए। उतनी देर में हमारी अनलोडिंग हो रही थी, और तब तक जब हम फ्लाइट में आ रहे थे तो उस टाइम हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो पिक्चर हमारे पास डार्क थी, जो शुरू में पता था ना, हमारे पास मैप थे। तो उस टाइम हमने इस ऑपरेशन का नाम सोचा, क्या नाम रखा जाए। तो मैंने सजेस्ट किया कि हम ब्लैक टॉर्नेडो रखते हैं। एनएसजी की यूनिफॉर्म ब्लैक है, ब्लैक कैट कमांडोज कहलाए जाते हैं, और हमारे यहाँ एक पहले ऑपरेशन था ब्लैक थंडर। तो हमने ब्लैक टॉर्नेडो रखा कि हम काली वर्दी वाले हैं, और
तूफान की तरह आएंगे, इन सब आतंकवादियों को समेट के निकाल देंगे। जब हम पहुंचे तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर में आया, मिस्टर राकेश मारिया कंट्रोल रूम में थे बैठे हुए, तो उनसे बातचीत की। पुलिस कंट्रोल में रूम में ये हालत थी कि भी मुंबई में थोड़ा पैनिक फैल गया था। हर 2-3 मिनट में हर कोई फ़ोन कर रहा था कि मैंने 2 आदमी भागते देखे, ये गाड़ी यहाँ खड़ी है या यहाँ नहीं थी, पता नहीं इसमें बॉम्ब है, कभी मोटरसाइकिल का मिसफायर हो जाए कि बॉम्ब का धमाका हुआ है। तो पैनिक की थोड़ी सी सिचुएशन आ गई थी, पर पुलिस बड़ी क्लियर थी अपने जो उन्होंने एनालिसिस किए थे, बहुत करेक्ट एनालिसिस किए थे कि ये उनके एनालिसिस में ये ताज में है, ओबरॉय में है और नारीमन हाउस में है, छबाद हाउस में। जो मेरे पास स्ट्रेंथ थी या हमारी स्ट्रेंथ थी, तो मैंने उन्हें बोला कि हम ताज और ओबरॉय को इमीडिएटली टैकल करते, क्योंकि ज़्यादा लोग थे इधर, काफ़ी बड़े कॉम्प्लेक्स थे। थर्ड को हम ऑब्जर्व में रखेंगे, स्नाइपर लगाएंगे, जहाँ टेररिस्ट नजर आएंगे उनको बर्बाद करेंगे। उसके बाद ट्रुप्स आ गए, हम ताज में गए, ऑपरेशन किया, नारीमन हाउस में इसमें किया, ओबरॉय ट्राइडेंट में। नारीमन हाउस में थोड़ी सी ये दिक्कत थी कि वहाँ से जो लेडी बाहर आई थी, उससे मैंने कोलाबा पुलिस स्टेशन में बात की। उसने मुझे बताया कि स्टेयरकेस बर्बाद हो गया है क्योंकि उन्होंने ग्रेनेड फेंके हैं, लिफ्ट बर्बाद हो गई है, आप नहीं जा सकते। तो मैं वहाँ उसके रिकॉनोसेंस के लिए गया, उस इलाके को देखने, काफ़ी क्लोज गया उस बिल्डिंग के कि हम कहाँ से एंट्री मारें। एक साइड में घर था, उसमें एक विंडो थी। वो जिस एरिया में मैं गया था आज भी वो वैसा ही है। कुछ साल पहले एक जर्मन टीवी नेटवर्क ने मूवी बनाई, तो मेरा पूरा उसमें रोल था। वो सिचुएशन वही की है, पर अंदर से वो बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि यहाँ हम हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, तब उस ऑपरेशन को किया। ताज में हमें चैलेंज ये था कि एक तो हमारे पास लेआउट नहीं था, इंजीनियर उनका अवेलेबल नहीं था। इसी होटल का इस कमरे में भी मैं आया था और इसी कमरे से हमको थोड़ा आइडिया हुआ था। एक वो चैलेंज था क्योंकि होटल में कहने को आसान है, पर यहाँ 600 से 700 कमरे हैं, होटल रूम्स हैं, बार हैं, सेलर है, कुक हाउस है, स्टोर है, बहुत से चीज़ें हैं। और कहाँ से एंट्री करनी है, क्योंकि हर एक होटल में आपको कई स्टेयरकेस मिलेंगे, सर्विस लिफ्ट मिलेगी, कस्टमर लिफ्ट मिलेगी, हर एक चीज़ का ध्यान रखना था। वो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ इंफॉर्मेशन का चैलेंज था, और ये पता नहीं थी कि कहाँ है टेररिस्ट। हमें पहले पता लगा कि वो एक रूम है उधर, जहाँ नाम भूल गया, उसमें गए तो वहाँ पुलिस ने और मार्कोस थे हमारे से पहले, उन्होंने ग्रेनेड फेंके, तो वहाँ बहुत स्मोक आंखों में लग रहा था। फिर वहाँ से हम थोड़ा निकलने शुरू हुए। फिर हम जब टेररिस्ट को अपने एनकाउंटर ऊपर हुआ, बाकी जब हम लास्टली ये जो एरिया है, ये बॉल रूम है, यहाँ एक रेस्टोरेंट, मेरे ख्याल से उसका नाम पहले पाम रेस्टोरेंट होता था, अब नाम चेंज कर दिया, सी कुछ रखा है। तो हम जब इधर से देख रहे थे तो मेजर उन्नी कृष्णन यहाँ से जब ऊपर को आ रहे थे, तो मैंने बोला उन्नी ऑल दी बेस्ट, यू गो फ्रॉम दिस साइड। मैं दूसरी साइड निकला तो थोड़ी देर में फायर हो गया। जब ये स्टेयर केस से चढ़ रहे थे, सेंट्रल स्टेयर केस है, ऊपर आते थे, एक लैंडिंग होती है, सेंट्रल प्लेस, राइट को स्टेयर जाती है, लेफ्ट को स्टेयर जाती है। जब वो हो गए तो लेफ्ट साइड से फायर आया, मेजर उन्नी कृष्णन के जो बडी था, जो दूसरा था, उसकी टांग में गोली लगी। उन्होंने कहा इसे आप आवादिस को ले जाओ। उन्होंने सोचा पाम रेस्टोरेंट की तरफ से अंदर जाएंगे, वहाँ वो टैकल कर लेंगे, पर टेररिस्ट वहाँ छुपे हुए थे, उन्होंने इसके ऊपर फायर किया। उन्होंने इतना कहा आप इस तरफ नहीं आए, साइलेंस हो जाए। हमने थोड़ी कॉल करने की कोशिश की, उस टाइम हमारे में भी डिलेमा था, अगर हम ज़्यादा बात करते हैं कि शायद वो इसलिए नहीं बात कर रहे, आसपास टेररिस्ट आवाज़ सुनाई दे। दूसरा लगा कि कहीं हमारा रेडियो सेट टेररिस्ट के हाथ में ना चला जाए, हम कम्युनिकेशन करें, उनको पता चल जाए। ये बड़ा चैलेंज था। उससे पहले जब हम रूम सर्च कर रहे थे, आपको 600-700 रूम सर्च करने हैं, आप जेम्स बॉन्ड की तरह नहीं जा सकते कि गए टक टक किया एंड
ख़त्म किया। आपको डोर को खोलना है, कैसे खोलना है, अंदर से कौन बाहर आ रहा है, या कोई होटल में रहने वाला आ रहा है, कस्टमर है, या टेररिस्ट आ रहा है, या आगे इनोसेंट पर्सन है, उसके पीछे टेररिस्ट है। फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। पर हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड होते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है, और एनएसजी का जो पोर्शन है वो मिलिट्री वाले करते हैं। तो मेरे ख्याल दुनिया में कोई ऐसी फोर्स नहीं है जिसमें इतना कॉम्बैट एक्सपीरियंस है जितना इंडियन आर्मी में है। और कॉम्बैट लीडरशिप, जो लड़ाई की लीडरशिप है ऑफिसर्स की, उसके मुकाबले की नहीं कहीं है। अगर आप कभी भी देखें कहीं भी ऑपरेशन, अगर 4 सोल्जर्स की डेथ होती है, 1 ऑफिसर होता है, दैट इज द रेशो। अदरवाइज 100 ऑफिसर, 100 सोल्जर के ऊपर 1 ऑफिसर ऑथराइज होता है, कैजुअलिटी में ज़्यादा होता है। तो इसलिए कॉम्बैट लीडरशिप का एक्सपीरियंस काफ़ी था हमारे पास, कॉम्बैट एक्सपीरियंस बड़ा था, डिसिप्लिन था, ट्रेनिंग थी। तो इसलिए कोई अननेसेसरी कैजुअलिटी ना हो, वो हमने मेंटेन किया। जब हम निकले, ऑपरेशन के निकले थे, एयरक्राफ्ट में थे हम, हमारे साथ मिस्टर शिवराज पाटिल भी थे। हम बातचीत की, हमारे एक डिसीजन हमने लिया कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो आपने 4 टेररिस्ट मारे, 5 मारे और 10 सिविलियन मर गए हमारे फायर में, फिर क्या फ़ायदा उस ऑपरेशन का। ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि इनोसेंट पर्सन की लाइफ नहीं जानी चाहिए। एनीवे हमने इसको मेंटेन किया। जब हम इधर आए तो इधर ये जो हाँ आप देख रहे हैं, इसके राइट साइड में एक डोर है, वो बंद है, वहाँ एक पियानो पड़ा था, डोर हम खोल नहीं पाए। और उसके बैक साइड पे वसाबी रेस्टोरेंट होता था, अभी तो मैं गया नहीं, देखा नहीं, मैं पहले था। तो हम लोग उधर से एंटर करने की कोशिश की है। एक एंट्री पॉइंट, वो अंदर थे, एक थोड़ा सा पिलर जैसा कुछ था, उसके पीछे पोजीशन ली थी, हमारा फायर इफेक्टिव नहीं हो रहा था। अगर हम वहाँ से एकदम एंटर करते, सबसे पहले कैजुअलिटी हमारी होती। इस दौरान काफ़ी प्रेशर था, नेशन का प्रेशर, सबकी आंखें टीवी में थी। जिसने उस दिन एक पहली बार टीवी खोल दिया, उन्होंने टीवी बंद नहीं किया, गवर्नमेंट का प्रेशर था। तो मेरे को हमारे डायरेक्टर जनरल ने बोला कि यार जल्दी करो। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो मेरा है, मैं श्रीलंका में ऑपरेट किया है, JNK में ऑपरेट किया है, मैं खुद 2 बार इंजर्ड हुआ हूँ, गोली भी लगी है, ब्लास्ट में भी इंजर्ड हुआ हूँ। मैंने कहा सर इससे टाइम, अभी उनकी पेशेंस हमारी पेशेंस, हमने उनको कॉर्नर कर दिया, वो कोई हमारी और नुकसान नहीं कर सकते किसी सिविलियन का। और जैसे उनकी पेशेंस खत्म होगी, विल ड्रॉप देम, अदरवाइज 4-5 टेररिस्ट से पहले हमारी कैजुअलिटीज होंगी। श्योर इनफ हमने बड़ी टेक्निक्स अप्लाई की। पहले वो कमरा इतना डार्क था कि उसमें बड़े डार्क कर्टन थे। हमने बाहर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी थी, उसके ऊपर स्नाइपर राइफल लगाई, उससे फायर किया। जब फायर किया तो इतना होल हुआ, शीशा ही नहीं टूटा। फिर मैं एक और वेपन लेके गया बाहर, तो वो वेपन जब फायर किया, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, तब शीशा फटा। तो इस टाइम एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा है कि जब हम आए तो मेरी वाइफ को पता नहीं था कि मैं मुंबई पहुंच गया हूँ। रात को मैं मॉनिटर कर रहा था, तो मैंने कहा तुम सो जाओ, मैं चुपके से निकल गया बगैर बताए हुए। उस सवेरे किसी ने फ़ोन किया मेरी वाइफ को कि गोविंद मुंबई में क्या कर रहा है। मेरा फर्स्ट नेम गोविंद है। सर मुंबई? तो उसने पलट के देखा तो मैं तो बिस्तर में नहीं था। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया, बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा आई एम हैविंग ए कप ऑफ कॉफ़ी इन ताज लॉबी। मैं क्या बताता। एनीवे जब मैं बाहर वेपन लगाने गया तो मेरा एक मोबाइल अंदर चार्ज पे था, एक मोबाइल मेरे पास था। मेरी वाइफ ने रिंग किया, तो जो मेरा बडी था उसने फ़ोन उठाया। तो सेड कि साहब कहाँ हैं? कहते साहब बाहर गए, जरा बात कराओ। जब वो मोबाइल बाहर लेके आई तो मैं बिजी थे टास्क, मैंने कॉल काट दी। पर मुझे मालूम नहीं था कि ये लाइव टीवी पे आ रहा है। मेरी वाइफ ने देखा मैंने कॉल काट दी। आज तक मैं जवाब देता हूँ कि मेरी कॉल क्यों काटी थी। मीडिया का ये भी बड़ा नुकसान होता है, लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते बेचारे का क्या हाल होगा। एनीवे तो उस टाइम काफ़ी प्रेशर था। जब ये था तो हमने कुछ इम्प्रोवाइजेशन किए, हमने कुछ ग्रेनेड को स्ट्रॉन्ग किया। कैजुअलिटी और ब्लास्ट इफेक्ट, कमरे में जब ग्रेनेड गिरे तो साउंड इफेक्ट बहुत होता है। तो ये जो वसाबी रेस्टोरेंट था, इससे एक स्पाइरल स्टेयरकेस नीचे आता है।
वो नीचे हार्बर बार है, तो उस जो रास्ता नीचे से हार्बर बार का जाता था, तो उसमें मैंने विजुलाइज की शायद आया कि, तो मैंने अपना वेपन फिट कर दिया। दूसरा मुझे था कि आएंगे, जब ये आए तो हमने फायर किया, एक वो भागे, चोट लगी, एक के हाथ में लगी तो उसका वेपन गिर गया, तो उसने पंजाबी में बोला, रब्बा रहम कर, गॉड हैव मर्सी ऑन मी। इवन द हार्डेस्ट क्रिमिनल और टेररिस्ट, उसको भी थोड़ा डर तो होता ही है। जब मैंने अंदर को नज़र मारी तो देखा मेरे को एक बाहर बोर्ड होता, अब नहीं है, ग्रीन मुंबई या कुछ ऐसा था, बाहर बोर्ड लगा हुआ था। मैंने सोचा वो पोस्टर अंदर है, मैंने कहा ये बाहर में ये पोस्टर ग्रीन इंडिया है, कुछ लिख दारू और इसका कुछ जमता नहीं है। तो सडनली आई रियलाइज कि वो विंडो टूटा हुआ है। तो फिर हमने दूसरी तरफ से एंट्री की, दूसरी तरफ बाहर से गए, ग्रेनेड फेंका एंड ऑल। उसका कईयों ने टीवी पे देखा, टेररिस्ट बाहर गिरते हुए देखा। तो वो उस टाइम हमने उन टेररिस्ट को उस टाइम ख़त्म कर दिया। और जब ऑपरेशन ख़त्म हो गया उसके बाद हमने पूरी दूरी सर्च की, काफ़ी सर्च की, तो लोग क्वेश्चन पूछते थे कि आपने इतना क्यों समय लगाया। समय कि फटाफट टक टक गोली करनी थी, ख़त्म करना था। मैंने उन्हें बताया जब आपको 600-700 रूम सर्च करने हैं और आपने अपने लिए डिसाइड किया है कि कोई इनोसेंट पर्सन की लाइफ ना जाए, यू हैव टू बी केयरफुल। आप जब फ्लोर चेक कर रहे हैं, आप फ्लोर खाली नहीं छोड़ेंगे। आप फ्लोर खाली छोड़ के चले आए, रूम में जाके बैठ जाए, आपको थोड़ी पता लगेगा। वो भी बड़े चैलेंजेस थे कि भी ये है। दूसरा चैलेंज जो नेशनल का चैलेंज था, पर यहाँ मैं कहूँगा कि इस मीडिया के बारे में मेरा ओपिनियन जनरली 90-95% लोगों के ओपिनियन से टोटली डिफरेंट है। लोग मीडिया को ब्लेम करते, मैं मीडिया को क्रेडिट देता हूं। अगर हम लोग अंदर ऑपरेशन कर रहे थे, मीडिया वाले सारे बाहर बैठे थे, 2 दिन बाहर रहे, हिले नहीं। वो उन्होंने लाइव दिखाया, पूरी कंट्री ने लाइव देखा, वर्ल्ड ने लाइव देखा। जब वर्ल्ड ने लाइव देखा तो उन्होंने कैजुअलिटीज देखी, हालात देखे, वो पाकिस्तान के पीछे पड़ गए। इंडिया ने जब टीवी देखा, पूरा इंडिया ग्लूड हो गया। देशभक्ति उस टाइम चरम सीमा पे थी, पैट्रियटिज्म टॉप पे था, इसने कंट्री को यूनाइट किया। और जब इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया तो वर्ल्ड पाकिस्तान के पीछे पहुंचा। पाकिस्तान को दुनिया को बताना पड़ा कि नहीं, हम टेररिज्म के खिलाफ नहीं है। तो उनको जब उन्होंने बताया कि हम टेररिस्ट के खिलाफ नहीं है, वो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़े, वो उनके पीछे पड़ा। ये मीडिया का क्रेडिट है कि मीडिया ये नहीं करता तो शायद पाकिस्तान इस स्टेज पे नहीं होता। फिर बाद में मैंने अजमल कसाब से भी कुछ पूछताछ की। वो पंजाब से था, दो मेरी लैंग्वेज पंजाबी नहीं है, पर आर्मी में मैं सिख रेजिमेंट में था, तो हमारा कल्चर लैंग्वेज, जिन ट्रुप्स को कमांड करते हो हमारा कल्चर लैंग्वेज होता है। तो मैंने उससे पंजाबी में बात की, थोड़ा कंफर्टेबल किया, जो मैंने जानना था, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जाना। बीच में उसने मेरे को एक छोटी सी ओपनिंग दी। जब मैं उसको बोला, मैं कहा डोंट वरी, वी लुक आफ्टर योर फैमिली, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने उसको पूछा अब जाके क्या करेगा। उसने बोला मैं जाके माँ प्यो दी सेवा करूँगा, मैं आई विल गो बैक एंड लुक आफ्टर माई पेरेंट्स। मीन्स उसके दिल में गिल्ट थी, जो अब इसने किया है, अपने पेरेंट्स की बदनामी की है। ये कि वो छोटी सी ओपनिंग जो उसने दी, वो मेरे लिए बड़ी अच्छी ओपनिंग मिल गई। वो उससे फिर मैंने क्वेश्चन किया। एंड में मैं इतना कहूँगा कि लोग मेरे को कहते हैं कि यार बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था, NSG के टाइम पे सारे टेररिस्ट मारे गए, कोई नहीं हुआ। पर मैं कहता हूँ कि सक्सेसफुल तो है, पर दिल में दर्द होता है। इतने इनोसेंट लोग मारे गए जिनका कोई कुछ लेना देना नहीं था, टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं था। तो बड़ा अफसोस होता है, इतनी लाइफ्स गुजर गई। एंड जो भी है, टेररिज्म तो एक किस्म से ख़राब चीज़ है, नुकसान इनोसेंट लोगों का होता है। हम सोल्जर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। पर इनोसेंट लोगों के लिए बड़ा अफसोस होता है, चाहे कश्मीर में है, चाहे कहीं और होता है, चाहे कहीं होता है। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने कहा थोड़ा कीप इट शॉर्ट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
ब्रिगेडियर साहब ने शुरू में कहा कि हम जब निकले तो ब्लैंक थे, हमारे पास मैप नहीं था, लेकिन अब लगता है 14 साल के बाद भी मैप दिमाग में छपा हुआ है ताज का। और कहाँ से मूवमेंट करनी थी इसके बारे में उनके दिमाग में पक्का था। कि मैं वैसे रमेश महाले जी को पूछूंगा कसाब के बारे में, इनका जो ऑब्जर्वेशन है क्या सही में गिल्ट थी, लेकिन कसाब को पकड़ने में जिनकी भूमिका थी पहले उनके पास आऊंगा। मंगेश जी और संजय जी दोनों का बड़ा रोल था। तुकाराम ओमले जी का नाम तो सबने सुना, लेकिन ये टीम थी पूरी, और उसमें मंगेश नायक जी को 2009 का राष्ट्रपति पदक मिला है गैलेंट्री का। इस तो मैं मंगेश जी से ही शुरू करना चाहूंगा कि कब आपको लगा कि ये कसाब है और इसको जिंदा पकड़ना है, इसको लेकर आपकी टीम में क्या चल रहा था? नमस्कार। 26/11/2008 उस वक्त मैं डीबीमार पुलिस स्टेशन उधर कार्यरत था और मैसेज मिला कि अपने मुंबई शहर पर 10 आतंकवादियों ने हमला किया है। तो हम तुरंत गिरगांव चौपाटी पुलिस वैन लेके गए उधर। उधर पहुंचने के बाद वापस मैसेज मिला कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है, उधर फायरिंग कर रहे हैं। तो हम लोग पहला गिरगांव चौपाटी, उधर 3-3.5 हज़ार के ऊपर क्राउड रहते हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं। तो जैसा मैसेज मिला कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, उधर घूम रहे हैं, उधर फायरिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम पहला गिरगांव चौपाटी में हमारी टूरिज्म गाड़ी पूरा चौपाटी घुमा के मेगाफोन से पब्लिक को अनाउंसमेंट किया कि आप हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स बॉम्ब ब्लास्ट चालू है। ऐसा बोल के गिरगांव चौपाटी हम लोगों ने आधा पौना घंटे में खाली किया। बाद में गिरगांव चौपाटी फुटब्रिज जंक्शन उधर डबल बैरिकेड नाकाबंदी स्टार्ट किया। नॉर्थ बॉर्न हम लोगों ने टोटल बंद किया था डबल बैरिकेड से। मरीन लाइन से मलबारी जाने वाला रूट टोटल बंद किया था। और एक गाड़ी हम लोग चेक कर रहे थे, गाड़ी के लोग बैग डिक्की सब अंदर के चेक कर रहे थे, और कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है तो हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे। गाड़ी पास होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज। ऐसे एक गाड़ी चेक करते करते बराबर 12:30 के आसपास एक स्कोडा गाड़ी हमें कंट्रोल से वापस मैसेज मिला कि स्कोडा गाड़ी NS रोड से आ रही है। तो बराबर 12:30 के आसपास वो गाड़ी स्पीड से आते समय हमें दिखाई दी, और उन्होंने देखा अपने जाने वाला रूट नाकाबंदी चालू है, तो उसने अर्जेंट ब्रेक मारा। एक 50 फीट में गाड़ी खड़ा हुआ, गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन थे, स्क्रीन शॉट चालू थी, और हमें अंदर कितने लोग हैं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हम लोगों ने उनको आवाज़ दिया, गाड़ी की लाइट बंद कीजिए, गाड़ी के नीचे उतर जाइए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं, और वो सीधा गाड़ी हमारे तरफ लेके आए। सामने का रास्ता तो बंद है, तो उसने तुरंत यू टर्न लिया। तो इतना हाइट पे रोड डिवाइडर है, तो रोड डिवाइडर पे गाड़ी टच हुआ। तो गाड़ी में जो कार ड्राइव कर रहा था उसका नाम अबू इस्माइल, 2 आतंकवादी थे। जो कार ड्राइवर कर रहा है उसका नाम अबू इस्माइल, और लेफ्ट में अजमल का सब बैठा था। तो अबू इस्माइल ने डायरेक्ट गाड़ी के अंदर से फायरिंग स्टार्ट किया। तो हमारे ऑफिसर भास्कर कलम साहब, उन्होंने अबू इस्माइल के तरफ फायरिंग किया। उसका जो राइट का आँख है, आँख में ही फायरिंग किया, उसको वही जख्मी किया। उसके बावजूद ही वो AK-47 ऊपर निकल रहे। ये देख के हमारे हेमंत बावधनकर सर, उन्होंने उनके गर्दन में 3 राउंड फायर किया, उसको वही जख्मी किया। तो इनका राइट साइड में कार्रवाई चलो, तो हमारा भी लेफ्ट साइड में कार्रवाई चलता। लेफ्ट साइड में तुकाराम ओमले, मैं, सोनी सेल के, हम लोगों ने कसब का डोर ओपन करके उसको खींच रहे हम लोग। तो कसब ने ऐसा हाथ ऊपर किया, सरेंडर होने का नाटक किया। तो हमने उनको बाहर आने का इशारा किया उसको, तो उसने ऐसा मुंडी हिलाया और लेफ्ट साइड में थोड़ा घुमा, और उसके पैर के भी बीच में AK-47 था। तो हम लोगों ने डोर ओपन किया था, तो उसने तुरंत
डोर के बाहर जंप किया। उसके साथ ही AK-47 आया और वो मुख के साइड में गिर पे तुरंत घूम के AK-47 ऊपर कर रहे। ये हमारे ध्यान में आने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर झड़प मारा तो तुकाराम ओमले साहब के उनके सामने बैरल आया, तो तुकाराम ओमले ने उनका बैरल पकड़ा। मैं तुकाराम ओमले साहब के बाजू में मैं था, मैं उसका हाथ पैर दबा के रखा और सोनी चल के उन्होंने उसका गर्दन दबाया। वो ऐसे कंडीशन में भी हमको नहीं सुन रहा था। बाद में उसके स्टमक पे गन खींच रहे थे, गन उसने छोड़ा नहीं था, 1 मिनट गन नहीं छोड़ा था। बाद में उसके स्टमक पे पर देके मैंने गन खींच के लिया। गन खींचने के बाद हम लोगों ने उसको इतना मारा, वो बेहोश पड़ा फिर भी मार रहे थे क्योंकि हमारे तुकाराम ओमले नीचे गिरे हुए थे और उनके सीने से खून आ रहा था। वो देख के हम कसब के ऊपर पूरा टूट बैठे थे, उसको कैसे मारे थे। उस वक्त हमारे संजय गोयलकर साहब वो भागते आए और बोला अरे थाम, रुको, मारो मत, वो अपने लिए एविडेंस है, वो कहाँ से आया, कौन से देश का है, उसके साथ कौन कौन है और उन्होंने किधर किधर बॉम्ब रखे अपने को सब मालूम पड़ेगा, इसके लिए प्लीज़ उसको मारो मत। तो बाद में हम लोगों ने उसका झड़ती लिया पूरा, तो झड़ती में उसके पीछे एक वेपन भरा हुआ मिला और हमारे हाथ में ओनली विथ लाठी, विदाउट वेपन, और लाठी शस्त्र अपना है वो समझ के जैसा मैसेज मिला था तो इनको यहाँ से जाने नहीं देने का वो पूरा मन में हम लोगों ने थाम करके लिया था। और उसने कसब मतलब बहुत बहुत चालाक था वो। और ये लोग नशे जो करते हैं ना, ड्रग्स और इंजेक्शन जो लेते हैं, तो हमको नहीं सुन रहा था। 2-3 लोग को भारी पड़ता है क्योंकि वो जो नशे से उनको ताकत डबल डबल आता है। और ऐसे कंडीशन में उसको हम लोगों ने दबा के रखा था। तो उसने हम लोगों ने जैसा उसके ऊपर गन खींच के लिया, तो गन खींचने के बाद में उसको हम लोगों ने मारा। गोविलकर साहब आने के बाद मैं आप लोगों को इतना बताता हूँ, हम उनको गिरगांव चौपाटी में नहीं रोकते थे तो आगे वो बहुत लोग की जान लेते थे, क्योंकि गिरगांव चौपाटी पे जो स्कोडा गाड़ी में हमें हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, AK-47 ऐसा बहुत सामान मिला, लेकिन उनको रोका। इसके लिए आगे जो होने वाला हादसा वो हादसा हुआ नहीं। संजय जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। क्या आपने ये डिसीजन लिया तब तक आपको इधर और एक पैरेलल ऑपरेशन चल रहा है, आपके सीनियर ऑफिसर्स पर भी हमला हुआ है, इधर तुकाराम ओमले जी पर हमला हुआ है, हेमंत करकरे साहब पर हमला, क्या इसकी जानकारी थी? और फिर भी आपको ये इंस्ट्रक्शन था, ऑन द स्पॉट आपका डिसीजन था कि नहीं, कसाब को जिंदा ही पकड़ना है? हेलो जी जी, सर्वप्रथम सर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन 26/11 के 14 साल के बाद भी आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए मैं आयोजका का सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा। और सिर्फ आयोजन नहीं किया, बस सिसोदिया साहब जैसे दिग्गज लोगों को बुला के जो लाइव यहाँ पे थे, नॉट ओनली अस बट सभी लाइव लोगों को बुला के इस कार्यक्रम की एक गनीमा आपने ऊंची कर दी, इसलिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा। दूसरी बात, मंगेश जी ने बताया कि किस तरह से हमने कसाब को पकड़ा। उस समय ओमबाली जी को 6 गोली लगी और मुझे 1 गोली लगी थी, बट मुझे ऑन द स्पॉट उतना ही लगा कि हम लोग पुलिस में जो पिछले 20-25 साल की सर्विस है, इसमें कोई भी गुनाह हो, अगर सुराग ना हो तो गुनाह कोर्ट में भी छूट जाता है। तो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड माइंड में आया कि ये आदमी जिंदा रहा तो अपने देश की ये जो हल्ला हुआ है उसके पीछे के साजिश की पता चल जाए, और उसलिए वो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड का डिसीजन था। और इतने साल का शायद नॉट ओनली फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड, जो भी मेरी 20 साल की सर्विस है उस 20 साल का अनुभव था जो वो उस 1 सेकंड में बाहर आ गया और हमने उसे जिंदा पकड़ लिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो एक डिसीजन, एक क्रिटिकल डिसीजन था जिसके आधार पर इस केस का सारा इन्वेस्टिगेशन चला। और उसके चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ACP रमेश महाले। वो पूरी अपनी चौपड़ी लेकर आए हैं। एक पुस्तक भी इस पर उन्होंने लिखी है। एक शायद
जैसे उज्जवल निकम जी का है, वैसे एक अलग रिश्ता कसाब के साथ शायद रमेश महाले जी का भी एक डेवलप हो गया था, और इसलिए मराठी में कसाब आणि मी, कसाब और मैं, ये पुस्तक भी उन्होंने लिखी। तो क्या माले साहब आप, अच्छा माले साहब के बारे में और एक कहानी है। पत्रकार हूं तो 2013 में डिफरेंसेस सीनियर्स के साथ किसी एक केस को लेकर होने के कारण वॉलेंटरी प्रीमैच्योर्ड रिटायरमेंट लिया। एक अपराइट ऑफिसर के नाते रमेश माले साहब जाने जाते हैं, और इसलिए कसाब के केस में उनका रोल एक क्रिटिकल, एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्रिटिकल रोल था। क्या आप को सही में लगता है कसाब को कोई पछतावा हुआ था, कोई रिग्रेट था? जरा भी नहीं हुआ। बेसिकली हो गया। ये सब फिदाइन अटैकर थे। व्हाट इज मीन बाय फिदाइन? मैं मरूंगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके मरूंगा। आखिरी तलक उसको जरा भी पछतावा नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी, ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन वो मुझे बोल रहा था, साहब मेरे को फांसी देना छोड़ दो, भूल जाओ आप अभी तलक इसका अटैकर, क्या नाम उसका, अफजल गुरु को आप 8 बरस हुए, आप फांसी नहीं दे सके तो मेरे को क्या दोगे? ये इसका वर्डिंग है। तो उसको पछतावा जरा भी नहीं था, आखिरी तलक नहीं था। लेकिन दूसरी बात ऐसी है कि पाकिस्तान की तरफ से 26/11 ने अभी तलक बहुत से अटैक किए गए हिंदुस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ये स्वीकृत नहीं किया, एडमिट नहीं किया कि ये हल्ला, ये जो अटैक है उसका प्लानिंग या उसका ये जो किया है वो इसमें हमारी साजिश है, ये कभी भी नहीं किया था। ये पहली केस है कि उनको करना पड़ा। करना क्यों पड़ा? तो मैं और मेरे 99 लोग जो इन्वेस्टिगेशन में थे, उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किया वो एविडेंस लाजवाब था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। मैं एक मिनट सिर्फ माले साहब को रुकूंगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी माले साहब के बारे में साझा करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान का रेफरेंस आया है। पाकिस्तान का कोई जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है किसी टेरर अटैक के संबंध में, और उसने भारत में विजिट किया है। ऐसा बहुत कम बार हुआ है। 26/11 के संबंध में ऐसा 2 बार हुआ है, और उस कमीशन को फेस करने वाले भारत के तरफ से ऑफिसर्स में से महाले साहब एक ऑफिसर रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान की स्वीकृति के बारे में उनके मुंह से ये सुनना ये सबसे महत्वपूर्ण है। माले साहब सॉरी। अगर मैं पाकिस्तान ने क्यों स्वीकृत किया ये बताना जाऊं तो मेरे ख्याल से 1 घंटा नहीं 4 घंटा भी कम हो जाएगा। तो मैं मेरा बुक की एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं। आप कोई बुक के इसमें क्या वाचनालय, क्या बोलते, लाइब्रेरी में जाके जरूर पढ़ना। तो मैं उसके लिए एक खुद चैप्टर लिखा हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या एविडेंस था। दूसरी बात, मैं थोड़ा सिसोदिया साहब से असहमत हूं कि जो भी किया वो प्रेस ने किया, टीवी वाले ने किया। इससे मैं असहमत हूं, सॉरी सर। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखोगे या हाई कोर्ट की जजमेंट देखोगे, आपको ये दिखाई देगा कि ये टीवी वाले लाइव दिखा रहे थे। उसकी वजह से पाकिस्तान के जो हैंडलर्स है, क्योंकि पाकिस्तान के हैंडलर्स तभी एक्चुअल जब भी अटैक हो रहा था, चालू था 3 दिन, वो 3 दिन में पाकिस्तान के हैंडलर्स ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस के टेररिस्ट से कंटिन्यूसली बात कर रहे थे। उसके 36 आवर्स के टैपिंग हमारे पास है जो हमने कोर्ट में पेशी की है। तो उनका अगर आप टैपिंग सुनोगे तो उनका कहना यह है कि वो 4 टीवी पे देख रहे हैं और जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं उसके तरह से उनको गाइडेंस किया जा रहा था। हम क्या कर रहे हैं, एनएजी क्या कर रही है, ये मालूमात हैंडलर्स को कैसे मिल रही थी? बिकॉज ऑफ प्रेस रिपोर्टर।
आप अगर तीनों इसमें देखोगे, तीनों जजमेंट में, उसमें लिखा है कि बिकॉज ऑफ दिस टेररिस्ट अटैक के टाइम लाइव उन लोग दिखा रहे थे, उसके लिए साहब लोगों को 3 दिन लगा, ऐसा मेरा कंक्लूजन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये नहीं दिखाते तो ये नहीं होता था, और ये होना नहीं चाहिए था, हो गया। मेरे ख्याल से इतना लंबा अटैक को कंट्रोल करने के लिए एनएसजी को इतना लंबा लगने वाला ही था, सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन अगर वो टीवी पे नहीं दिखाते तो मेरे ख्याल से विद इन 24 आवर्स इन्होंने वो खत्म कर दिया होता, ऐसा मेरा कंक्लूजन है, टू बी फ्रैंक। माले साहब, आपके इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा डोजियर भी दिया गया, बहुत सारे फॉलोअप उसके संबंध में हुए। इस इन्वेस्टिगेशन में कभी ऐसा लगा कि इनकी भारत में एंट्री और इस एंट्री के आधार पर इन्होंने ये जो सारा प्लॉट किया, इसमें शायद भारत के अंदर भी हमारे सिस्टम में भी कोई पेनिट्रेशन इनका रहा होगा? जरा भी नहीं। क्यों? मैं बताता हूं आपको, मैं वो साइंटिफिकली प्रूव किया हूं कि इधर बंबई के कोई या इंडियन कोई भी नहीं था, दैट आई हैव प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एक ध्यान में रखिए, प्रोसिक्यूशन को अगर एक्यूज का कन्विक्शन चाहिए तो हमारा लॉ क्या बोलता है, देखो जुडिशरी क्या बोलती है। Prosecution should prove their case beyond reasonable doubt, and accused should prove the preponderance of probabilities. ऐसा हो गया। आपको एक मैं जरा विषयांतर करके आपको सलमान खान की एक केस बताता हूँ, आपको सबको मालूम है, आपने पढ़ा भी है, देखा भी है। एक्सीडेंट करता है, ड्राइवर ठोक देता है, आदमी मर जाता है। उसके डिफेंस एडवोकेट ने 2-4 छोटे छोटे सवाल स्टार विटनेस को पूछे। क्या बोला? वो ठोक दिया इसके गाड़ी ने, वो ड्राइविंग कर रहा था, ये नहीं ठोक दिया गाड़ी ने, हाँ ठोक दिया। वो गाड़ी उठाने, वो आदमी के ऊपर चढ़ गई, हाँ ऊपर चढ़ गई। वो गाड़ी उठाने के लिए एक क्रेन का यूज किया था, विटनेस बोला हाँ किया था। उठाया और बाद में कुछ तो भी मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया और वो गाड़ी उसके आंख पे वापस गिर गई। बात सही है कि हाँ सही है? जब भी उसके आंख पे गाड़ी थी तभी वो विटनेस क्या कर रहा था साहब, जब भी आंख पे गाड़ी चढ़ी तभी वो बात कर रहा था, बचाओ बचाओ बोल रहा था। जब भी गाड़ी गिर गई तभी वो क्या बोल रहा, वो बात ही नहीं कर रहा था। उसके डिफेंस ने ये प्रूव किया कि मेरे एक्सीडेंट के वजह से, मेरे गाड़ी के एक्सीडेंट, मैं चला नहीं रहा था, मेरे गाड़ी के एक्सीडेंट के वजह से आदमी मरा नहीं है। आदमी मरा है, वो क्रेन ने गाड़ी उठाई और वापस गिर गए, उसके वजह से वो मर गए। दैट मीन्स दैट इज अ फैक्ट, हमारा लॉ ऐसा बोल रहा है। Prosecution should prove their case beyond reasonable doubt and accused should prove the preponderance of probability. ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, ये उनको प्रूव करना है। तो अभी साहब ने जो पूछा कि बंबई के कोई नहीं थे, पहली बात डेविड कोलमन हेडली ने 8 विजिट मुंबई में मारे थे, इंक्लूडिंग ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, ये सब उसके सब वीडियो निकाल के उसने हैंड ओवर किए थे, जिसको अभी पाकिस्तान अमेरिका ने उसको 35 बरस की सर्विस, 35 बरस की शिक्षा तो दी है। बाद में हमने उसको एक्यूज बनाया, हमने उसको टेंडर ऑफ पार्डन, माफी का साक्षीदार, क्योंकि वो हमको मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ओपन करेगा, पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड के सामने नंगा करेगा, इसके लिए उसको लाया है और उसने ये सब बताया है। उनको जरूरत नहीं है, वो जब भी हम यंग थे तभी हमारे पास ये या जीपीएस वगैरह नहीं था, इनके पास हर एक पैर के पास जीपीएस था और उन्होंने इसका साइंटिफिक ये बता रहा हूँ, आप अगर जीपीएस लेके जाते हो, जो अक्षांश और रेखांश बे आप खड़े हो और उधर दबाया तो उसका अक्षांश और रेखांश हमको अंदर मिलता है। अमेरिका ने हमको बताया, एक कराची से अपना ये बधवार पार ये आते हुए इन्होंने अपने जीपीएस में 48 टाइम चेक किया हुआ है कि हम बराबर जा रहे हैं कि नहीं। जो बधवार पार्क पे उतरे वो नरीमन हाउस पे गए, विद इन दैट पीरियड उन्होंने 3 बार जीपीएस देखा है। मीन्स वो जो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड है
वो ये जीपीएस में एंट्री होती है, और फिर जब भी वो एक्सपर्ट निकालते हैं तो वो बताते हैं कि ये कौन से लैंडिट्यूड और लैटिट्यूड पे ये देखा गया है, उसके में उसका रास्ता अपने को मिलता है। इनको ABCD नहीं मालूम था। अभी ताज का भी आप देखो, वो साहब ने भी देखा भी होगा, हम CCTV देखते हैं ताज का, तभी हमको दिख रहा है कि वो एंट्री कर रहा है, उसको मालूम नहीं आगे ये बाजू जाना है या वो बाजू, कैसे भी जा रहा है वो। ताज में बोलो, ओबेरॉय में बोलो, नो डाउट कि डेविड कोलमन हेडली ने ये ताज में वो 3 दिन रह चुका है, 3 दिन अपना ट्राइडेंट ओबेरॉय में रह चुका है। उसके सब ये उन्होंने अपने हैंडलर्स, पाकिस्तान के हैंडलर्स को दिया है। इस वजह से उसको मुंबई का या इंडिया का कोई भी आदमी सपोर्ट के लिए नहीं था। वो हर एक उनके जीपीएस में हमने प्रूव किया है कि उनको मालूम नहीं था, उस वजह से वो देखते थे ताज में कैसे है। आप बोलेंगे ताज में कैसे है, उन्होंने वो जीपीएस पे देखा हुआ है। दैट वी हैव प्रूव्ड, तो वी हैव प्रूव्ड आवर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसके लिए मैं बोलूँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब भी बोलती है कि एक वक्त जब भी आर्ग्यूमेंट थी, गोपाल सुब्रमण्यम साहब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, निकम साहब भी थे तभी सुप्रीम कोर्ट में, 15वें दिन सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सब आर्ग्यूमेंट। बाद में एक टाइम पूछा कि व्हाट इज मीन बाय दिस DCB CID, डिटेक्शन क्राइम ब्रांच CID मुंबई, हो दैट मीन्स दिस केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय स्टेट पुलिस। तो गोपाल सुब्रमण्यम साहब बोले हाँ सर ये स्टेट पुलिस। आई वॉज अंडर दैट, जज साहब का कहना, आई वॉज अंडर दैट इम्प्रेशन कि दिस केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय CBI। नहीं, हमारा बम्बई पुलिस ये वर्ल्ड में नंबर 2 है, दैट वी हैव प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा जो उन्होंने बताया, उसी को सब्सटेंड करने के लिए जब मैंने अजमल कसाब को पूछा कि कैसे तैयारी हुई, क्या हुआ, उसने मुझे बताया कि हम गूगल अर्थ ऑपरेट करते थे। शायद आप लोगों को कईयों को नहीं पता होगा गूगल अर्थ। गूगल अर्थ के 2 हैं, एक जनरल है, एक प्रो है। तो मैंने उसे पंजाबी में बोला, मैंने कहा तू पढ़िया 4 जमात है, तन्नू सारा पता गूगल बारे में, तू पढ़ा 4th क्लास पढ़ा हुआ है, तुझे गूगल के बारे में पता है। ये आप सोच सकते हैं कि उनकी मोटिवेशन लेवल कितनी थी, कितनी ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग जो उनकी थी वो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आए। पहले सितंबर में आना था, बाद में वो 1 साल के बाद आए। इनिशियली वो 33 रिक्रूट किए उन्होंने, 33 में से 13 को शॉर्ट लिस्ट किया कि ये सुसाइडल वाले हैं, फिदाइन वाले हैं, और 13 में से 7 पुराने वाले आए, 3 बाद में उन्होंने, जो उनका लीडर था जो अजमल कसाब का बड़ी बना था, उन्होंने किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने नहीं दी। पर जब ये बोट में आ रहे थे तब उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की। दूसरा, उनका जो रूट था, जब ये बोट से उतरे, नॉर्मल आदमी वैसे नहीं पहुंच सकता। वो रूट है रेलवे क्वार्टर के सामने से, एम आई राइट जी? वो रूट जो है नॉर्मल आदमी भी उस रूट को नहीं पकड़ सकता। या तो उन्हें गूगल अर्थ पे वो इतना देखा था कि वो बड़े क्लियर थे, राइट में बिल्डिंग कौन सी है, लेफ्ट में बिल्डिंग कौन सी है, कितने मीटर पे, जो उन्होंने बताया कि जीपीएस से, जीपीएस आपको एग्जैक्ट लोकेशन देता है, ये रूट है, इतने मीटर पे ये टर्न है। तो अगर आप जाओगे तो आप वो रूट उधर से पकड़ नहीं पाओगे जहां वो उतरे थे, उधर वो पकड़ के आए थे। वो उनकी लेवल ऑफ ट्रेनिंग थी 1 साल की। और उसमें बाद में जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके जो इन्होंने किया, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने उससे पूछी थी, खैर उन्होंने तो बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की, मैं स्पेसिफिक के लिए गया था उसके पास। मैंने उससे पूछा कि अगर तुम उस टाइम सराउंड हो जाते, क्या हो जाते? तो कहते हमने होस्टेज ले लेने थे। फिर उसने मुझे बोला कि हम बोलते आर्थर रोड में जो कुछ है और लोग उनको छोड़े। मैंने कहा तेरे को आर्थर रोड जेल का भी पता है? मतलब उनकी सोच लीजिए, वो जमाने गए कि उठे 2 गोलियां फायर की ख़त्म, कितनी लेवल की उनकी प्रिपरेशन थी। तो वो चीज़ जो है, ये आजकल जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है बहुत प्लानिंग के साथ होता है, बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। सिंस इन्होंने जीपीएस की बात की थी, मैंने सोचा राज मैं उसका ऐड कर देता हूँ जो उसने मुझे बताया था गूगल अर्थ के बारे में। मैं संजय जी और मंगेश जी के पास अंतिम रिएक्शन के लिए आऊँगा, लेकिन माले साहब मैं उससे पहले एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। मुझे जानकारी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें।
आपके इन्वेस्टिगेशन में कुछ स्पेसिफिक हैंडलर्स के नाम पाकिस्तान के संदर्भ में आए थे जो हमने पाकिस्तान को हैंड ओवर किए। आप अगर पहली बात, आप अगर टॉक्स देखेंगे, जो मैं आपको बोला कि जो बात कर रहे थे वो 36 आवर्स का टॉक है, उसमें ही 4 नाम है। पहली बात, उसमें से ही एक अबू जिंदाल जो अभी हमने अरेस्ट किया है, हमने 80 विटनेसेस एग्जामिन किए हैं, अभी हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर के वजह से रुका है, उसका भी वॉइस है, उनके नाम ही उसमें है। दूसरी बात, जो भी कसाब ने कन्फेशन में, कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, उसमें कुछ नाम बोले, ट्रायल कोर्ट के सामने प्ली की है कि मुझे मेरा गुनाह कबूल है, ये जब भी बताया आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ 53 विटनेसेस, उसने बताया, उसमें भी बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हाउ दे आर इन्वॉल्व इन दिस। वो हमने सब पाकिस्तान, हम डोसियर बोलते हैं उसको, हम डोसियर भेजते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं। 7 डोसियर जाने तक ये हमारा बच्चा नहीं है, ऐसे ही बता रहे थे, आपने टीवी में भी देखा होगा, ये आमचं बाळ नहीं, ये हमारा लड़का नहीं है। लेकिन 8वीं डोसियर गए, दैट इज द स्किल ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू बी फ्रैंक, कि हमने एक सवाल है, एक चश्मा है, पहले एक आधा दांडी पूछो, बाद में पूरा दांडी पूछो, बाद में उसकी स्क्रू पूछो, बाद में ऐसे उसको एक सवाल के 8 सवाल किए, 7 सवाल के जवाब दिए। जब 8वां सवाल किया तभी उनको ध्यान में आया कि अभी हम वापिस घूम नहीं सकते हैं, और 8वें डोसियर में आफ्टर 2.5 months और 3 months दे हैव एक्सेप्टेड दैट कि हाँ बाबा, इसका जो प्लानिंग है वो हमारे धरती पे हुआ है, ऐसे कह के उन्होंने दे हैव अरेस्टेड 6-7 विटनेसेस। आज 14 बरस हो गए, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, 14 बरस हो गए उसको, ध्यान में रखो। क्या तो है, अब जिंदल को कब तक एग्जीक्यूशन होगा ऐसा लगता है? एज इट इज नहीं, ये देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी कहती है कि अगर आपके पास ये एक्यूज है कैपिटल पनिशमेंट वाला, उसको एक्यूज को एडवोकेट नहीं होगा तो कोर्ट ने गवर्नमेंट के तरफ से उसको एडवोकेट देना है। कसाब के पास किधर था? कसाब, और उनको कुछ ज्यादा सर को तकलीफ लेना नहीं है एक्यूज को। इधर भी मुझे मालूम नहीं, मैं गुनाह किया नहीं हूं, मैं जुवेनाइल हूं। जुवेनाइल को ज्यादा से ज्यादा 166 ने 666 मारते तो भी 3 बरस की सजा देती है, लेकिन हमने पहले उसकी भी तैयारी कर रखी है कि ये जुवेनाइल नहीं है। दैट वाज वी हैव प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बिफोर द ट्रायल कोर्ट कि ये जुवेनाइल नहीं है। उसकी हमने ये सब पहले ही सोचा था। अभी अबू जिंदाल का भी उसने हाई कोर्ट में किया, मुझे जो सजा दी है वो मुझे मंजूर नहीं है, कसाब का 3 लाइन का अपील। बाद में उधर भी 2 अच्छे वकील दिए और उधर भी हम विन हो गए। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 लाइन, मुझे ये गुनाह कबूल नहीं है, मुझे फांसी गलती से दी है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील एडमिट कर ली, 2 एडवोकेट दिए, फाइल हुए, उधर 1-1.5 महीना आर्गुमेंट दोनों साइड का चला। बाद में प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन, 1 लाइन, मुझे फोकट की सजा दी है, मुझे लाइफ नहीं देना, मेरे को डेथ पेनल्टी नहीं देना, मैं लाइफ लेने को तैयार हूँ, ये उनका कहना था। लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है, हमको फाइट करनी है, हमको मेहनत करनी है, तभी हमको फल मिलता है। अंत में मैं देखिए संजय जी, इन्होंने तो ऑपरेशन कर दिया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, कन्विक्शन हो गया जी। मुझे याद है आप दोनों की रिएक्शन कसाब को जिस दिन कन्विक्ट हो गया था और फाइनली ये तय हो गया था कि उनका एग्जीक्यूशन होना है, क्या भावनाएं थी और आज क्या लगता है? इतने दिन, अभी 14 साल हो गए, आतंक का उद्देश्य एक विचारधारा के लिए लोगों को केवल मारना नहीं, मरते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना होता है। और इसलिए आप लोगों का गिरगांव चौपाटी का ऑपरेशन जो था वो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को मरते हुए देखना और मन में खौफ, टेरर पैदा होना, ये उनका उद्देश्य होता है। क्या लगा जिस दिन कसाब का एग्जीक्यूशन हुआ और आज
आप सारे उस घटनाक्रम को, आपकी भावनाएं क्या है? सबसे बड़ी भावना ये है कि हमारे महाले सर जैसे इतने अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जिसके वजह से, नॉट महाले सर तो है ही, साथ में एनएसजी थी, मुंबई पुलिस था, पूरा देश था, सब लोग थे, जिनकी वजह से एक मोरल सपोर्ट था कि बाबा एक ये जो केस है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया। और उसके बाद फिदाइन का मतलब ये होता है कि हम लोग फिदाइन यानी जान देने के लिए आए हैं, और ऐसे आतंकवादी को जिंदा पकड़ना, और उसको जिंदा पकड़ने के बाद जितने मेरा तजुर्बा है पुलिस डिपार्टमेंट का, तो उस केस को भी प्रूव करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो चैलेंज जैसे बोलते शिव धनुष हम जो पेलते हैं, वो शिव धनुष हमारे महाले सर ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पेला था। तो सर ने जो पेला, उस वजह से ये उसको, या उज्जवल निकम सर ने, जो पूरे देश ने, सबने सपोर्ट किया। तो उसके बाद उस जिस दिन फांसी होगी, उस दिन एक बोलते हैं ना गर्मी में ठंडी का एहसास, तो उस दिन बहुत अच्छा लगा कि जो चीज़ के लिए हम अपनी जान हथेली पे लेके, क्योंकि मुझे आज भी पता है, वाइफ ने पूछा अगर 1 इंच गोली इधर से इधर हो जाती तो क्या होता था। तो अगर हम लोग उसे जिंदा नहीं पकड़ते, शायद हमारी टीम ने, नॉट ओनली मी, हमारी पूरी टीम थी, तो शायद हम लोग को ये आज न, हम लोग का अभी गाड़ी में जब आ रहे तो सर का वही डिस्कशन चल रहा था, सर आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन काम किया। बोला सर हमने काम किया, लेकिन वो अगर तुमने जिंदा नहीं पकड़ा होता तो हम लोग प्रूव ही नहीं कर पाते थे। सो उस चीज़ का जो आनंद है वो मुझे लगता है कि मुझे जो मेडल मिला उससे बड़ा आनंद वो चीज़ है कि उसे जिंदा पकड़ा और उसे फांसी हो गई। तो आई एम वेरी हैप्पी, और ये वर्ल्ड के सामने प्रूव हो गया। इट्स नॉट ओनली प्रूव कि हमने पाकिस्तान का नकाब यानी चेहरा फाड़ दिया। थैंक यू सर। मंगेश जी, आपने भी, मुझे स्मरण है सबसे पहले कसाब की एग्जीक्यूशन की वार्ता सुनते ही 26/11 के हुतात्माओं को, बलिदानियों को आपने श्रद्धांजलि दी थी, तुकाराम जी को याद किया था। आज कैसा लगता है ये सारा याद करते हुए? जब कसाब को फांसी हुआ 21 नवंबर 2012, उस वक्त मेरे पास मीडिया भी आई थी। तो मीडिया ने मुझे पहला क्वेश्चन किया कि जैसा आपने अभी पूछा कि अभी कसाब को फांसी हुआ, अब आपको कैसा लग रहा है? तो मैं उनको बोला कि आज सचमुच फांसी देने के लिए बहुत टाइम हुआ है, फिर भी आज माननीय श्री राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सर, इन्होंने आज इतना अच्छा डिसीजन लिया है कि आज खरे अर्थ से देखने को गए तो सब शहीद लोग को सलामी मिली है। ये फांसी जो दिया तो बहुत बहुत अच्छा लगा। तो हमको ये डर था कि जैसा अफजल गुरु का जो उस वक्त ये किया था, कंधार में जो ऑपरेशन हुआ था, और वो लोगों ने अफजल गुरु को ही मांगनी की थी, तो वो हमको डर था कि बहुत इतना 4 साल होने को आया तो ऐसा कुछ जैसा हुआ कंधार में वैसा कुछ हो जाएगा, वो एक टेंशन था। तो उनको जैसा उसको फांसी दिया, मुझे भी सुबह सुबह हमारे मालाड पॉलिटिशियन के शिवसेना के उत्तर शिवसेना के उप विभाग प्रमुख अशोक पटेल करके, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मंगेश जी कसाब को फांसी हुआ। तो मैं क्या बोलते, मुझे भी मालूम नहीं था। नहीं सचमुच फांसी हुआ, आप टीवी पे देखो। मैं घर में मेरे वाइफ को फ़ोन किया, उसको बोला ऐसा समय सुना है, जब टीवी देखो, न्यूज़ चैनल देखो। तो वापस थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया कि सब चैनल पे वही चालू है, कसाब को रियल फांसी दिया। तो एक मन में बहुत सेटिस्फाई हुआ, मुझे बहुत इतना अच्छा लगा। लेकिन मैं पूरे भारत देशवासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा 26/11 जैसा अटैक वापस हो सकता है, इसलिए आप सब लोग एक देश के जागरूक नागरिक है, तो आपका भी काम बनता है कि आप उन जिधर गर्दी में भीड़ में और इधर उधर घूमते हैं तो किधर ऐसा कुछ डाउटफुल वस्तु दिख रहे हैं, कोई इसम दिख रहा है, तो आपका भी काम है पुलिस को 100 नंबर घुमाओ या 112 घुमाओ, और पुलिस को आप बताएंगे, क्योंकि पुलिस दिन बे दिन क्राउड बढ़ता जा रहा है और पुलिस कम बढ़ रही है, पुलिस का ट्रेंड उतना ही है। इसलिए आपका भी काम है, अपना देश की कैसी रक्षा करना है, आपका भी काम है। इसलिए मेरी
दिल से विनती है कि आप कभी भी ऐसा कुछ दिखाई दिया तो आप तुरंत पुलिस को फ़ोन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, सारे पुलिस ऑफिसर्स। क्योंकि मैं इस केस को बहुत क्लोजली जानता हूँ, कभी मेरे अध्ययन का विषय भी रहा है, तो चाहे उसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर हो, चाहे ऑपरेशन को लेकर हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो या उसके स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स हो, बहुत सारी चर्चा हो सकती है और शायद हम और समय भी सुन सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है और कुछ लोगों को हमको सुनना है। और आप सबका आज 26/11 के पूर्व संध्या पर आप यहाँ पे आए, आपके अनुभव साझा किए। फिर से एक बार इन वीरों के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है ना कि देश के लिए बलिदान देना ही सब कुछ होता है, कभी कभी देश के लिए जीकर कसाब जैसों को जिंदा पकड़ना भी बड़ी, तो ये करने वाले और अपने टीम को, एनएसजी की टीम को लीड करने वाले ब्रिगेडियर सिसोदिया जैसे लोग, इनको फिर से एक बार मैं भारत प्रकाशन परिवार की ओर से, पांचजन्य की ओर से, आज ये मुंबई संकल्प के कार्यक्रम में आप सब लोग जो आए उनकी ओर से, देश की ओर से फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ और विनती करता हूँ भारत जी से और हितेश जी से कि एक बार मंच पर आए। इन सारे वीरों का हम अपने परिवार की ओर से सम्मान करना चाहेंगे। मैं विद इन दैट पीरियड मैं एक ही आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में आज दिन तक बहुत से फिदाइन अटैक हुए, लेकिन एक भी फिदाइन अटैकर कभी पकड़ा नहीं गया, और वो पकड़ने वाले ये है, वो थे इसलिए हम आए, वरना हम आते भी नहीं थे। मैं सिसोदिया साहब का ये कम नहीं कर रहा हूँ, पहले पकड़े विद इन 5 आवर्स, विद इन 4 आवर्स, एक जिंदा पकड़ा, एक मुर्दा पकड़ा, मुर्दा किया बम्बई पुलिस ने। एनएसजी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि आतंकवादियों से मुखभेड़ करना ये हमारा काम ही नहीं है। am I right सर? इनका ही काम है, क्योंकि दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड पीपल, हम लोग को वो ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन 8 लोगों में से सर आप एक भी जिंदा नहीं पकड़ सके, हमने 2 में से 1 पकड़ा। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, टू बी फ्रैंक, दैट इज इम्पॉसिबल। फिदाइन अटैकर को पकड़ना पूरे वर्ल्ड में नहीं कभी साबित कर सके, वो हो गया, नसीब होगा ये दोनों का। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें कहूँगा। जब ये ऑपरेशन हो रहा था, मुंबई पुलिस की हमें पूरी सपोर्ट है। आई गॉट वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर मुंबई पुलिस। ये और दूसरा, मीडिया का मैं स्टिल मेंटेन, मैंने कहा 99% लोगों से मैं एग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज जब ऑपरेशन हो रहा था कोई मीडिया वाला ताज के अंदर नहीं था, मीडिया वाला कोई ओबरॉय के अंदर नहीं था, बाहर से जो खबर दे रहे थे वो ठीक है चल रही थी। ओनली हमारी वरी जो थी, जब हेलीकॉप्टर आ रहा था, अगर वो करते तो हेलीकॉप्टर ज़्यादा 18 कमांडो जाते, सब जाते, पर हम इसलिए काउंटर मेजर लिए थे। बट आई हैव गॉट ऑल द रिस्पेक्ट फॉर मीडिया। थैंक यू। नहीं, आज ये सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहा कि उस दिन को इतिहास, भूत, भविष्य, इस जैसे 3 डायमेंशंस होते हैं। आज हमने चीज़ों को देखा, उसी तरह से मीडिया का भी आपने 3 डायमेंशनल एनालिसिस कर दिया कि आपने कहा दुनिया देख रही थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान देख रहा था, आपने फिर कहा कि पूरा देश भी देख रहा था और एक हो रहा था। इसमें बहुत सारे सबक मीडिया के लिए भी हैं और वही सबक थे जिसकी वजह से वो डेफर्ड डिले करना अगले दिन से शुरू किया। हमारे लिए बार बार सबक होते हैं। आज यहाँ से पूरी कहानी, उसकी विस्तार कथा, उसकी अंतर कथाएँ, डिटेल्स, उसके चैलेंजेस पूरे देश और दुनिया के सामने आए हैं और डिजिटल वर्ल्ड में आगे भी रहेंगे। ये मुझे लगता है आज आपने अलग अलग जगह से हमने जो कहानियों के सूत्र बुने कि इनका, इस कहानी का इस रूप में देश के सामने आना बहुत ज़रूरी है, आज वो कहानी हम ला सके। आप यहाँ पर आए, समय निकाला, आप सबका बहुत बहुत आभार।